नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं विशेषण। आज हम विशेषण की परिभाषा, उसके भेद, इनके ऊपर चर्चा करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विशेषण। पहले हम परिभाषा से स्पष्ट करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द अर्थात पद, क्योंकि शब्द और पद में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही होते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं, जैसे लाल, काला, अच्छा, बुरा, कई, कुछ, सुंदर आदि ऐसे शब्द हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसा कि ऊपर अभी जिक्र हुआ है कि शब्द पद, आपको पता है कि जब शब्द वाक्य से बाहर होता है, वह स्वतंत्र होता है, अकेला होता है, तब हम उसको शब्द कहते हैं। लेकिन जब वही शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तब हम उसको पद के नाम से पहचानते हैं। तो अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है, प्रयोग के आधार पर ही अंतर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य की, कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं। अब हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि विशेषण को समझने से पहले इनको समझना अनिवार्य है। विशेष्य वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उनको हम विशेष्य कहते हैं। अब है विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की पदों की विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष्य कहते हैं। अब हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझेंगे। जैसे उदाहरण से देखिए, बाहर छोटा व्यक्ति घंटी बजा रहा है। अब इसमें जो व्यक्ति है यह हो गया हमारा विशेष्य, क्योंकि हम व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। व्यक्ति क्या है, ये संज्ञा पद है यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे विशेष्य। अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको हम विशेष्य कहते हैं। अब इस छोटे आदमी का जिसका यहाँ जिक्र हुआ है, बाहर छोटा व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वह छोटा है, वह लंबा नहीं है, वह मोटा नहीं है, कोई ऐसा जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है। तो छोटा जो यहाँ पर पद है वह विशेषण कहलाएगा, और व्यक्ति क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है, वह संज्ञा शब्द है, पद है, इसलिए उसको हम विशेष्य की श्रेणी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं आगे विशेषण के भेदों की। विशेषण के भेद कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण, और अंतिम 5वां है नामिक विशेषण। अब हम क्या करेंगे, इन भेदों को क्रमानुसार पढ़ेंगे और इन पर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं विशेषण की। इसको हम एक तालिका से, एक टेबल से समझने का प्रयास करते हैं। इसके भेदों पर भी हम चर्चा करते हैं। विशेषण के मुख्य जैसे मूल विशेषण होते हैं, प्रकार्यात्मक विशेषण होते हैं। मूल विशेषण के आगे जो भेद होते हैं, अब उनको देखिए। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक। जैसा कि संख्यावाचक को तालिका में दिखाया गया है, इसके आगे 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी आगे 2 उपभेद कर दिए
गए हैं सुविधा की दृष्टि से पहचानने के लाभ के लिए। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम इनकी एक एक करके विस्तृत चर्चा करते हैं। पहली बात हम करेंगे गुणवाचक विशेषण की। परिभाषित करते हैं पहले इसको। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुण गुण होते हैं, वाचक होता है बोध कराना, उसकी जानकारी देना। विशेषण विशेषण अर्थात जो कुछ गुणों की जानकारी हमें देते हैं, उसका बोध हमें कराते हैं। अब देखिए, जैसे काला, नीला ये रंग है। अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, ऊंचा, नीचा, ये क्या है? ये सारे के सारे गुणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। अब हम इसको उदाहरणों से समझेंगे बात को। जैसे मेरे पास नीली कार है। मेरे पास नीली कार है, इसमें क्या है? हम कार की विशेषता बता रहे हैं। कार क्या हो गया यहाँ पर? कार हो गया यहाँ पर विशेष्य, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। अब कार की विशेषता क्या है? वह नीली कार है। वह हरे रंग की नहीं है, वह सफ़ेद रंग की नहीं है, वह पीली नहीं है, अन्य रंग की नहीं है, अपितु उसकी विशेषता क्या है कि वह नीले रंग की है। तो नीला जो रंग है, यहाँ पर रंग है, आकार प्रकार है, जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ था, तो इसको हम गुणवाचक की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है वाक्य, नेहा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस वाक्य में देखिए, हम नृत्य की बात कर रहे हैं। नृत्य हो गया विशेष्य, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। और नृत्य की विशेषता क्या है? वह सुंदर है, अर्थात यह गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। कहने का भाव क्या है कि इसमें हम किसी के गुणों को, आकार प्रकार को, रंग रूप को, उसके स्वभाव को, वह अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का है, हम इस प्रकार उनकी चर्चा करते हैं और वो गुणवाचक की श्रेणी में माने जाते हैं। अब आप बात को समझ गए हैं कि नेहा ने जो नृत्य प्रस्तुत किया है वह कैसा है? वह सुंदर है, वह खराब नहीं है, वह बदसूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो सुंदर है वह गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, वाचक होता है बोध कराना, जानकारी देना, अर्थात जो किसी वस्तु की नाप तोल की जानकारी हमें देता है, उसकी विशेषता बताता है। अब हम इसको परिभाषा से स्पष्ट करते हैं। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की परिमाण, मात्रा, नाप तोल आदि संबंधी जानकारी हमें देते हैं, उसका बोध हमें कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके कि किसी वस्तु की या किसी संज्ञा सर्वनाम की उसकी मात्रा कितनी है, उसका नाप तोल कितना है, जब हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उसको परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि ऊपर तालिका में जिक्र हुआ था कि परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित का मतलब होता है जो निश्चित है, जो फिक्स है, जो पूरा है। परिमाण होता है नाप तोल, अर्थात पूरे नाप तोल का बोध कराना। जैसे 4 किलो, 3 लीटर, 2 मीटर आदि। उदाहरण से देखिए, माँ ने 4 किलो आलू खरीदे। आलू क्या है? विशेष्य हो गया। 4 किलो क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया, क्योंकि आलू को हम गिनकर नहीं खरीदते हैं, हम उसको तोल कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर नाप तोल की बात हो रही है। तो माँ ने कितने आलू खरीदे हैं? उसने खरीदे हैं 4 किलो। तो
तो ये जो तोल है यह निश्चित है, फिक्स है, कम या ज़्यादा नहीं है। माने 3 किलो नहीं खरीदे हैं, 5 किलो नहीं खरीदे हैं, अपितु निश्चित परिमाण, निश्चित तोल हमारे सामने लिख दिया गया है। तो आलू हो गया विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है कि वो तोल में कितने हैं, वो 4 किलो है। तो हम इसको कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखिए आगे। दूसरा भेद है पहले इसका, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें निश्चितता नहीं होती, जिसमें कोई फिक्स नहीं होता, कम या ज़्यादा मात्रा हो सकती है। जैसे बहुत, थोड़ा, काफ़ी, कम आदि। ऐसे जो हम शब्द या पद प्रयोग करते हैं वो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। उदाहरण से समझें, मुझे थोड़े चावल चाहिए। अब इसमें जो चावल है वह हो गया विशेष्य, क्योंकि हम चावल की विशेषता बता रहे हैं। और वो मात्रा में कितने हैं, वो तोल में कितने हैं, वो थोड़े हैं, क्योंकि चावल को भी हम गिन कर नहीं खरीदते हैं, वह हम तोल कर ही प्राप्त करते हैं, तोल कर ही हम उसको बेचते हैं। तो वो चावल चाहिए कितने, थोड़े। अब थोड़े का अनुमान यहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसका नाप तोल कुछ भी नहीं है, तो ये अनिश्चित की श्रेणी में आएगा। जैसा कि ऊपर आपने देखा था कि 4 किलो था, वो तोल पूरा पूरा तोल था, तो हम उसको कम या ज़्यादा में नहीं रख रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर है थोड़े चावल, तो यहाँ पर है अनिश्चित परिमाणवाचक। अगर यहाँ पर होता मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो हम इसको रखते निश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी में। माँ ने बहुत सारे आलू खरीदे, तो यहाँ पर हम उसको रखते अनिश्चित की श्रेणी में। अर्थात जहाँ पर किसी संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्दों के नाप तोल की बात होती है, परिमाण की बात होती है, तो वहाँ हम उसको परिमाणवाचक की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद है अगला भेद है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संख्या गिनती, वाचक बोध कराना, जानकारी देना, पता बताना, अर्थात जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या की जानकारी हमें देता है। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषण शब्द या पद किसी संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्दों की उसकी गिनती बताते हैं, उसकी संख्या की जानकारी हमें देते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि तालिका में हमने पहले पढ़ा है, तो हमने देखा है कि संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। अब हम उनकी जानकारी लेते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। पहला है उपभेद, जो निश्चित संख्यावाचक, वही जो परिमाणवाचक में भी आया था, जैसे 4, तीसरी, 9, हर आदि। ऐसे जो शब्द या पद होते हैं वह किसी निश्चित संख्या का बोध हमें कराते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, इस घर में 10 लोग रहते हैं। इस वाक्य में जो लोग है वह संज्ञा शब्द है और विशेष्य कहलाएगा। 10 है वह उनकी गिनती का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। संख्या भी निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो गिनती में 10 हैं, वे 9 नहीं है, वे 11 नहीं है। तो हम इसको कहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है दूसरा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक। नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें निश्चितता नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि गिनती कितनी है। इसके लिए हम किन शब्दों या पदों का प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ, थोड़े, कई, अनेक आदि। ऐसे जो शब्द या पद हम प्रयोग करते हैं वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हमें कराते हैं। अब इस उदाहरण से बात को समझें आप। इस घर में कुछ लोग रहते हैं। अब लोग क्या है, लोग हैं विशेष्य, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द। कुछ है, उसकी गिनती का बोध हो रहा है, लेकिन वो गिनती में कितने हैं
इसमें कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। वो 2 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 8 भी हो सकते हैं। तो ऊपर वाले वाक्य में क्या था, इस घर में 10 लोग रहते हैं, गिनती पूरी थी हमारे पास, निश्चित संख्या थी हमारे पास। इसमें क्या है, संख्या निश्चित नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें यह बताया गया है कि कुछ लोग रहते हैं, अब वह कितने हैं वह हम अनुमान ही लगा सकते हैं, उसकी संख्या का निश्चित बोध हम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जहाँ हमें हमेशा दुविधा बनी रहती है कि परिमाणवाचक में और संख्यावाचक में क्या अंतर है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि परिमाणवाचक में नाप तोल का बोध होता है। वहाँ पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, या तो नाप कर खरीदते हैं या तोल कर खरीदते हैं। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप कहेंगे अंकल मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। आप ये नहीं कहेंगे अंकल मुझे 2 कपड़ा दे दीजिए। वो पूछेगा कि कितना चाहिए आपको नाप कर, तो उसको आपको बताना ही पड़ेगा। आप दुकानदार के पास जाते हैं, अंकल मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो उसमें भी आपको आपको उसका तोल बताना पड़ेगा, क्योंकि चीनी है वो गिनती में नहीं आती है। आप ये नहीं कहेंगे अंकल मुझे 2 चीनी दे दीजिए, या मुझे 1 कपड़ा दे दीजिए, 2 कपड़े दे दीजिए। वो नाप कर या तोल कर ही हम उनको खरीदते हैं। लेकिन जो संख्यावाचक विशेषण है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं हम उनकी गिनती के हिसाब से ही उनको पहचानते हैं, उनको समझते हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, इस घर में 10 लोग रहते हैं। अब जो लोग हैं उनको हम नाप तोल कर कभी हम उनका हिसाब नहीं करते हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से, या उनका वजन कितना है, तोल में वो कितने हैं, हम इसके हिसाब से कभी भी उनका अनुमान नहीं करते हैं। हम हमेशा उनकी गिनती ही करते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं, अब वो संख्या में ही होता है, हम कभी उसको तोलते नहीं हैं। तो यही अंतर होता है परिमाणवाचक विशेषण में और संख्यावाचक विशेषण में, जिसको समझना आवश्यक है हमारे लिए। इसके हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सार्वनामिक जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द से बना है, अर्थात जो सर्वनाम है और विशेषण भी है। ये हमें अब समझना पड़ेगा परिभाषा से। चलिए देखते हैं। जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थात प्रयोग होकर विशेषण का कार्य न करके किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जब कोई सर्वनाम शब्द है वह वाक्य में प्रयोग होता है, वह सर्वनाम का कार्य नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, वह संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जितने प्रकार के सर्वनाम हैं उतने ही प्रकार के सार्वनामिक विशेषण बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। तो इसी आधार पर हम इनके अलग अलग भेद कर लेते हैं, उनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, पदों का प्रयोग हम करते हैं। अब इसको उदाहरण से बात को समझिए आप। जैसे उदाहरण में है, वह लड़का किधर चला गया। अब लड़का है वह हो गया विशेष्य, क्योंकि लड़के की बात हो रही है। संज्ञा या सर्वनाम की बात होती है तो हम उसको विशेष्य की श्रेणी में रखते हैं। आगे उससे पहले क्या प्रयोग हुआ है, वह है सर्वनाम। वह मोहन है, सोहन है, उसका कोई भी नाम था, वो यहाँ पर छिपाया गया है, उसको बताया नहीं गया है, उसके स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है। अब वह लड़का किधर गया, उसी लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है, लड़के की विशेषता वह के माध्यम से बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो वह प्रयोग हुआ है, यह जो पद है यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम होते हुए भी यह विशेषता बताने का काम कर रहा है, किसकी, लड़के की। तो वह जो पद है इसको हम सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नामिक विशेषण की। नामिक शब्द बना है नाम से। नाम अर्थात हम संज्ञा के लिए भी प्रयोग करते हैं, और अर्थात जो संज्ञा है और विशेषण का काम भी करते हैं। अब हम इसको परिभाषित करते हैं। परिभाषा है इसकी, जिस प्रकार सर्वनाम शब्द
संज्ञा की विशेषता बताते हैं और सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उसी प्रकार वाक्यों में प्रयुक्त होकर अर्थात प्रयोग होने पर जब संज्ञा अर्थात संज्ञा का अर्थ होता है नाम, जब संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें नामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जब सर्वनाम कोई विशेषता बताता है हम उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, लेकिन जब संज्ञा पद संज्ञा की ही विशेषता बताते हैं, दूसरी संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं, तब हम उनको नामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट करेंगे बात को। जैसे लकड़ी का पुल बाढ़ में बह गया। अब पुल है वह विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। अब जो पुल है वह किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का पुल है वह, तो लकड़ी है वो भी संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर पुल की विशेषता लकड़ी के माध्यम से बताई जा रही है कि जो लकड़ी का पुल है वही बाढ़ में बह गया है, वह लोहे का बना हुआ नहीं है, वह कंक्रीट का बना हुआ नहीं है। तो पुल भी संज्ञा शब्द है, लकड़ी भी संज्ञा शब्द है, इसलिए संज्ञा के द्वारा ही संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा यहाँ पर विशेषता बताने के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हम नामिक विशेषण कहेंगे। अगले उदाहरण में देखिए आप, आगरा का ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? ताजमहल की। तो जो ताजमहल शब्द है यह कहलाएगा हमारा विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है? वह ताजमहल कहाँ का है? वह आगरा का है। आगरा है वह एक स्थान का नाम है, इसको भी हम संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ संज्ञा के द्वारा ही संज्ञा की विशेषता बताने का काम किया जा रहा है। ताजमहल विशेष्य हो गया, आगरा का ये हो गया हमारा विशेषण, अर्थात इसको हम नामिक विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण किसे कहते हैं इसको समझते हैं। परिभाषा से देखिए पहले, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। अर्थात आपने देखा कि कुछ शब्द पद ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उनको ही हम प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात प्रविशेषण की श्रेणी में उसको हम रखते हैं। उदाहरण से समझें बात को। जैसे राम बड़ा ईमानदार व्यक्ति है। अब व्यक्ति है, यह क्या विशेषता उसकी कि वह ईमानदार व्यक्ति है। राम ईमानदार व्यक्ति है, तो राम हो गया यहाँ पर व्यक्ति है। व्यक्ति की बात क्या हो रही है? व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता क्या है? वह ईमानदार है, तो गुणवाचक विशेषण हमारा बन गया। व्यक्ति हो गया विशेष्य और ईमानदार हो गया विशेषण। लेकिन ईमानदार की भी एक विशेषता बताई जा रही है कि वह बड़ा ईमानदार है। यहाँ अगर ये होता राम बहुत ईमानदार व्यक्ति है या बहुत कम ईमानदार व्यक्ति है, तो ये क्या है? विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है इन पदों के द्वारा। तो यहाँ पर जो बड़ा पद प्रयोग हुआ है वह ईमानदार विशेषण की विशेषता बताने के कारण प्रविशेषण की श्रेणी में रखा जाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। तो निश्चित रूप से आपको विशेषण और विशेषण के सभी भेदों की जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।